नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी अभियान लगातार जारी है। पटना सिटी के माल सलामी थाना पुलिस ने नूरुद्दीनगंज घाट, दीदारगंज हॉल्ट और मंसूरगंज इलाके में छापेमारी कर सैकड़ों लीटर विदेशी और देसी शराब के साथ कुल 7 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक स्कूटी भी जब्त की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शराब तस्कर डिलीवरी बॉय के माध्यम से डोर टू डोर अवैध शराब की सप्लाई किया कर रहा था। अब इन सब की गिरफ्तारी के बाद से इस चेन को तोड़ने में एक बड़ी मदद इस वक्त मिलती हुई। डोर टू डोर कैसे शराब पहुंचाई जा रही थी, दीदारगंज, मंसूरगंज और नूरुद्दीनगंज के इलाकों में यह कार्रवाई की गई। अवैध शराब के विरुद्ध विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उसमें विभिन्न जगहों से, जैसे मंसूरगंज मुसहरी हो गया, दीदारगंज टोल में हॉल्ट के पास हो गया, फिर नूरुद्दीनगंज घाट हो गया, ये सब जो है सभी जो है संवेदनशील स्थानों पर छापामारी की गई। उसमें कुल 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। भारी मात्रा में देसी शराब एवं कुछ विदेशी शराब भी बरामद हुआ है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई और बड़ी सफलता, क्योंकि ये सवाल बार बार राजधानी में मौजूद पुलिस वालों पर, उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर उठते रहे हैं कि कैसे राजधानी में सरकार की नाक के नीचे ही शराब पहुंच रही है, लोगों को घर तक इसकी होम डिलीवरी हो रही है। उस दिशा में यह कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण। संजय हमारे साथ पटना से सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, एक बड़ी कामयाबी से जरूर माना जाएगा, क्योंकि ये सिरदर्द पुलिस वालों के लिए भी था कि आखिर कैसे घर घर शराब पहुंच जाती है। संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो देसी और विदेशी शराब के साथ देखिए 7 शराब तस्कर गिरफ्त में हैं और डिलीवरी बॉय के तौर पर ये काम कर रहे थे। और अब बात बेटी के जन्म के जश्न की। जी हां, घर में बेटा पैदा हो तो हर तरफ जश्न का माहौल होता है, यह स्वाभाविक है और अब तक यही दिखा है। लेकिन छपरा के एक परिवार में जब बेटी पैदा हुई तो जश्न की ये तस्वीरें समाज को आईना दिखाने के लिए काफी हैं, एक बड़ा मैसेज देने के लिए काफी हैं। दरअसल परिवार में 45 साल के बाद बेटी का जन्म हुआ है, जिसके बाद पिता ने अस्पताल से अपनी बेटी को घर लाने के लिए एम्बुलेंस के बजाय डोली को चुना। ये परिवार इतना खुश हुआ कि अस्पताल में नोट लुटाए गए, सभी कर्मचारियों का मुंह मीठा कराया गया, गांव में भी मिठाइयां बांटी गई। और ये वो डोली है जिसे फूलों से सजाया गया और घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ। जिस तारीख को बेटी का जन्म होता है, पिता ने कहा कि खुद भगवान की कृपा बरसी है, लक्ष्मी हमारे घर पधारी है। मामला छपरा के एकमा नगर पंचायत क्षेत्र का है। जी, परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है, इसीलिए हम लोग भी कुछ हट कर किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से हमारे बड़े भैया का 3 ठो लड़के हैं, ठीक है। पूर्वी चंपारण स्वास्थ्य विभाग हमेशा अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है और इस बार भी सुर्खियों में है। लेकिन क्यों है, ये देखिए। पूर्वी चंपारण स्वास्थ्य विभाग हमेशा अपनी कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस बार नया मामला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ओपीडी में डॉक्टर के टेबल पर कुत्ता बैठकर ओपीडी चला रहा है। ओपीडी के टेबल पर कुत्ते की बैठी तस्वीर और वीडियो क्लिप अस्पताल में इलाज कराने आए किसी मरीज ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सोशल मीडिया पर ओपीडी टेबल पर कुत्ते की बैठी तस्वीर खूब ट्रोल हो रही है। लोग ये कहते नहीं थक रहे हैं कि यही स्वास्थ्य विभाग का हाल 10 बजे लेट नहीं 12 बजे भेंट नहीं वाली स्थिति अस्पताल की है। मरीज सुबह से डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल में बैठे रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जब 12 बजे आएंगे तो कुत्ता ओपीडी नहीं चलाएगा तो क्या होगा। वायरल वीडियो सुगौली सीएचसी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में अस्पताल में मरीज डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नदारद हैं और ओपीडी में लगे डॉक्टर के टेबल पर कुत्ता आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है।
तालाब से पानी की चोरी। सुनने में ये बात आपको थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये बात है 16 आने सच। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आधी रात का वक्त है। महिलाएं माथे पर पानी का घड़ा लेकर सड़क पर चली जा रही हैं, गाना गुनगुना रही हैं। ये तस्वीर गया की है, जहां बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के साथ साथ आम लोग भी परेशान हैं। बारिश हो और सूखा मिटे, इसे लेकर लोग अब तरह तरह के टोटके अपना रहे हैं। और यही वजह है कि कोंच प्रखंड के पडरावा में महिलाओं ने 2.5 किलोमीटर पदयात्रा कर दी। आधी रात के वक्त में तालाब से पानी की चोरी की गई और भगवान इंद्र को रिझाने के लिए गीत गुनगुनाते हुए वापस अपने गांव लौटती हैं। गांव के लोगों के मुताबिक बारिश के लिए ये टोटका पुराने जमाने से चला आ रहा है और एक बार फिर से उसी टोटके को अपनाकर भगवान इंद्र को प्रसन्न करने की उम्मीद इन लोगों ने बांध रखी है। और नीति आयोग की तरफ से जारी तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार ने पिछले साल के मुकाबले 2 पायदान की छलांग लगा ली है। इस साल बिहार 17 बड़े राज्यों में 15वें स्थान पर आया है। पिछले साल बिहार 17वें नंबर पर था। यह रिपोर्ट ये दर्शाता है कि किस राज्य ने कितना विकास किया है और किस राज्य में कितनी सेफ्टी है, उद्योग कितना विकसित हुआ। ज्यादा जानकारी दे रही हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा। नीति आयोग की तरफ से जारी तीसरे इनोवेशन इंडेक्स में बिहार ने छलांग लगाई है। पिछले साल के मुकाबले बिहार ने 2 पायदानों की छलांग लगाते हुए 17 स्थान से 15वें स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पिछले साल जो रिजल्ट जारी हुआ था, 17 बड़े शहरों में बिहार सबसे पिछले यानी 17वें पायदान पे था। लेकिन इस साल जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक बिहार 15 बड़े राज्यों में शामिल हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 2 पायदान ऊपर पहुंचा है। सबसे टॉप पर कर्नाटक है, जिसका स्कोर 18.1 है। कोरोना काल के बाद इस तरह की पहली रिपोर्ट जारी हुई है। 17 राज्यों की रैंकिंग में बिहार के नीचे सिर्फ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। बिहार के अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार का स्कोर इस साल 11.58 है। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम वो राज्य हैं जो टॉप स्कोर में हैं, जहां विकास अधिक हुआ है, जहां सेफ्टी अधिक है, जहां आप काम आराम से कर सकते हैं, यानी जहां उद्योग अच्छा लगाया जा सकता है। यानी पिछले साल के मुताबिक इस साल बिहार का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। बिहार 2 पायदान ऊपर पहुंचा है। जो पिछले साल सबसे फिसड्डी पे बिहार था, इस बार बिहार इनोवेशन इंडेक्स में रिपोर्ट के मुताबिक 15 पायदान पे पहुंच गया है, जो बिहार के लिए अच्छी खबर है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वो साल 1945 का अगस्त का महीना था। तारीख थी 6 और 9 अगस्त। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे। हिरोशिमा में 1,29,000, जबकि नागासाकी की बात कर लें तो 2,26,000 लोगों की मौत हो गई थी। हम 77 साल पहले की घटना और एटम बम का जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एटम बम बनाने के लिए जिस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, वैसा ही रसायन भारत और नेपाल सीमा के पास विराटनगर से बरामद किया गया। यूरेनियम को तस्करी के जरिए नेपाल के रास्ते भारत लाया जा रहा था। अब सवाल यह उठता है कि तस्करी कर यूरेनियम भारत क्यों लाया जा रहा था? आखिर तस्करों और यूरेनियम मंगाने वालों की मंशा क्या थी? क्या भारत को दहलाने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही? तो अररिया से सटे नेपाल के विराटनगर में आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि एपीएफ ने यूरेनियम जैसे दिखने वाले 2 किलोग्राम रसायन के साथ 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो 15 लोग हैं जिन्हें इस रसायन के साथ गिरफ्तार किया गया। नेपाल पुलिस फिलहाल इस रसायन को जब्त कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज चुकी है।
पुलिस इस बात की जांच में अब जुटी है कि 2 किलोग्राम संदिग्ध रसायन आखिर है क्या और इसे किस काम के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला था। वहीं गिरफ्तार 15 लोगों से नेपाली पुलिस सख्ती से इस वक्त पूछताछ में भी जुटी हुई है। बता दें कि नेपाल की करीब 100 किलोमीटर की खुली सीमा अररिया जिले से लगती है, लिहाजा यूरेनियम जैसा प्रतीत होने वाला रसायन अगर जांच में यूरेनियम ही निकलता है तो भारत के लिए यह रेड अलर्ट साबित होगा, क्योंकि खुली सीमा से किसी भी तरह की चीज की तस्करी हो रही है। लिहाजा भारतीय खुफिया एजेंसियों की भी इस रसायन की जांच पर नजर है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूरेनियम जैसा रसायन का मिलना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो 20 किलो, अब यूरेनियम के बारे में जरा जान लीजिए कि ये कितना खतरनाक होता है। यूरेनियम का एक छोटा सा कण भी बेहद खतरनाक है, बेहद शक्तिशाली होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 29% यानी कि 17 लाख टन यूरेनियम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। अभी हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा के जोगबनी स्थित नो मेंस लैंड एरिया पे। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है सामने नेपाल है और दूसरी तरफ भारत है। बीते दिनों नेपाल के इलाके में वहाँ की पुलिस ने 2 किलोग्राम यूरेनियम जैसे दिखने वाले पदार्थ के साथ जो है कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसके बाद जो है नेपाल और भारत के इलाके में खुफिया एजेंसी लगातार अलर्ट मोड पर हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारतीय सीमा जो है जोगबनी है वहाँ पर एसएसबी के जवान तैनात हैं। और बता दें कि जिस तरीके से नेपाल की ज़मीन और सीमांचल के इलाके से जिस तरीके से भारत विरोधी कार्य को अंजाम देने के मामले में फुलवारी शरीफ केस हुआ है, एसडीपीआई और पीएफआई जैसे जो संगठन हैं सनातनी संस्कृति को समाप्त करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए लगातार जो उसके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। चूँकि नेपाल और जो अररिया है उसकी खुली सीमा करीब 100 किलोमीटर की लगती है। नेपाल पुलिस जो है दरअसल इस बात की जांच करने में जुटी है कि यह 2 किलोग्राम यूरेनियम जैसा दिखने वाला जो पदार्थ है दरअसल है क्या। तो इसके लिए लैब भेजा गया है। यदि यूरेनियम जैसा दिखने वाला पदार्थ यदि यूरेनियम ही होता है तो भारत के इलाके के लिए यह किसी रेड अलर्ट से कम नहीं होगा। ऐसे में स्थानीय लोग से जानते हैं कि ये मामला है, क्या बरामदगी हुई है, कितना खतरनाक है इलाका। विराटनगर में 2 किलो यूरेनियम जैसा पदार्थ के साथ 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नेपाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात, अहम बात है कि भारत नेपाल खुली सीमा होने के नाते यहाँ निर्बाध गति से तस्करी का काम जारी है। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार थे जिन्होंने यह बताया कि विराटनगर के इलाके में जिस तरीके से 2 किलोग्राम यूरेनियम जैसा दिखने वाला पदार्थ जो जब्त किया गया है और 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नेपाल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि यूरेनियम है या कुछ और विस्फोटक पदार्थ। यदि यह जांच में यूरेनियम ही निकलता है तो ऐसे में भारत के लिए यह जो है किसी रेड अलर्ट से कम नहीं होगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी, अररिया। और रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूरेनियम जैसा रसायन का मिलना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। कि जो अंतर्राष्ट्रीय खुला हुआ नेपाल और भारत का सीमा है उसके अंदर इस तरह का प्रतिबंधित जो यूरेनियम है इसका आना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये यूरेनियम भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में मिले हैं, जिसके बाद भी हमारी भारत सरकार को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर से आयात करना पड़ता है। लेकिन इस यूरेनियम को अगर गलत आदमियों के हाथ में चला जाए तो उसमें नक्सली भी हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं और कोई भी ऐसे लोग जो देशद्रोही होते हैं, जो अपने नापाक इरादों से आंतरिक सुरक्षा और देश के माहौल को खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यूरेनियम बेहद खतरनाक रसायन है। इसके बावजूद इसे मेटल ऑफ होप कहा जाता है।
आखिर क्या है यूरेनियम, इसे भी जानना जरूरी है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। सुंदर, सफेद और चमत्कार रसायन इसे कहा जाता है। खुले में रखने से इसमें आग लग सकती है। यूरेनियम दुनिया की सबसे महंगी धातु है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक धातु भी है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। अब यूरेनियम से पूरी दुनिया को रोशन किया जा सकता है। इसकी क्षमता, इसकी ताकत का जरा अंदाजा लगाइए। तो इससे पूरी दुनिया को सदियों के अंधेरे में धकेला भी जा सकता है, यानी दुनिया का विनाश भी इससे हो सकता है। यूरेनियम से नरसंहार का सामान यानी कि एटम बम बनाया जाता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। 2 शहरों को बर्बाद करने में 64 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया। 64 किलो यूरेनियम का महज 0.002% ऊर्जा उत्सर्जित हो सकती थी। 20 किलो यूरेनियम से पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। अब जरा आप इसकी क्षमता और मारक क्षमता और शक्ति का अंदाजा लगाइए। यूरेनियम का एक छोटा सा कण भी बेहद खतरनाक होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार है। पूरी दुनिया का 29% यानी कि 17 लाख टन यूरेनियम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार में हुई क्रॉस वोटिंग पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आरजेडी के 8 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया, जिसके लिए वो उनका आभार जताते हैं। उन्होंने आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस वोटिंग से यह साफ जाहिर है कि विपक्ष के लोग भी एनडीए की नीति से सहमत हैं। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत के बाद उनकी मुलाकात द्रौपदी मुर्मू से हुई और उन्होंने सहयोग के लिए बिहार के प्रतिनिधियों के प्रति अपना आभार जताया। आज महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मेरी शिष्टाचार मुलाकात हुई। बिहार वासियों का उन्होंने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है और बिहार में एक खुशी की बात यह है कि 8 से ज़्यादा विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने का काम किया। कुल मिला के 133 वोट मिले हैं। 125 की हमारी स्ट्रेंथ थी क्योंकि 26वां वोट सुभाष सिंह जी नहीं आ पाए थे और 2 वोट रिजेक्ट हुए हैं। उसके बावजूद भी हमें 133 वोट मिलना यह बताता है कि हमारे विरोधी दल में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो विरोधी दल के कार्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और एनडीए के साथ जाना उन्होंने पसंद किया है। तो राष्ट्रपति चुनाव में 126 विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग हटकर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान किया। इस पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के दिल की आवाज पर मतदान की अपील की थी। शायद विधायकों ने दिल की आवाज सुना और आदिवासी समाज की महिला के समर्थन में मतदान किया। कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा था कि दिल की आवाज सुनिए, तो लगता है कि जितने अन्य राज्यों में विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की उन्होंने दिल की आवाज़ सुनी और उन्होंने अपने पार्टी से लाइन से अलग हटकर द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में अपना मतदान देकर अपनी दिल की आवाज़ और एक आदिवासी दलित महिला को राष्ट्रपति के पद पर बनाने में अपना योगदान। शेखपुरा में पत्थर माफिया के हौसले बुलंद हैं। खनन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से उत्खनन जारी है। ताजा मामला ये कि शेखपुरा जिले में 16 पहाड़ों का लीज हुआ, जिसमें 9 भूखंड का उत्खनन का कार्य पिछले 3 महीने पहले ही समाप्त हो गया। लीज की शर्तों के मुताबिक अवधि समाप्त होने के बाद लीज एरिया में पत्थर का उठाव डीएम के आदेश पर किया जाना है और उत्खनन का कार्य किसी भी स्थिति में गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन पत्थर माफियाओं ने शर्तों के खिलाफ अवैध उत्खनन कर करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया है और ये इस वक्त भी जारी है। इलाके में पत्थर उत्खनन और भंडारण के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। माइनिंग एरिया का निरीक्षण किया था जिसमें शिकायतें आ रही थी कि ओवरलोडिंग वाहन
या चालान के माध्यम से किया जा रहा है, परंतु ऐसा कोई वहाँ पर नहीं पाया गया। कुल 4 गाड़ी का चेक किया गया था जो वहाँ पर लोडिंग किया जा रहा था, सभी में वजन जो है चालान के अनुसार था, ऐसी कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं थी। हाँ, दूसरी जगह एक जगह मिला जहाँ पर इलीगल स्टॉक किया गया था, उस पर माइनिंग विभाग के द्वारा फाइनिंग किया जा रहा है। शेखपुरा जिले में पहाड़ों में अवैध उत्खनन की शिकायतें काफ़ी मिला करती हैं। हालांकि डीएम के नेतृत्व में काफ़ी छापेमारी भी चल रही है ताकि अवैध उत्खनन पर रोक लग सके। शेखपुरा जिले में 16 पहाड़ का लीज हुआ था, जिसमें 9 पहाड़ों का लीज समाप्त हो चुका, उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। मात्र 7 लीज धारक ही पहाड़ों में उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। जिसका समाप्त हुआ है उसमें स्पष्ट जो माइनिंग एक्ट के आधार पर जो निर्देश है कि किसी भी स्थिति में जो माल वहाँ रखा हुआ है वो डीएम के आदेश पर ही उसका उठाव करेंगे। लेकिन यहाँ मिली भगत से कहिए, स्थानीय जो भी लोगों के मिली भगत से रात में भी उठाव का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जिसकी सूचना डीएम को मिली, डीएम ने अपने नेतृत्व में छापेमारी की और बड़े पैमाने पर यहाँ पत्थर उत्खनन में जो गिट्टी और अति को जब्त किया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा हुआ है। ज़रूरत है कि लगातार मॉनिटरिंग करने का, ताकि सरकार का जो करोड़ों का राजस्व की हानि हो रही है उस पर रोक लग सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज़